बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर वो है हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन। इसको हमने अभी डिस्कस करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन, एनी प्रैक्टिकल मशीन विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन। Any practical machine which converts heat into mechanical work is called heat engine. Heat engine in their operation absorb heat at a higher temperature, converts part of it into mechanical work and rejects the remaining heat at a low temperature. In this process, a working substance is used. In steam engine, the working substance is water vapor, क्योंकि steam engine है तो इसमें water vapor काम करते हैं। अगर गैस इंजन हो तो इसमें working substance जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। अगर ऑयल इंजन हो तो उसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, ऑयल्स होते हैं। अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल होगा, डीजल इंजन है तो डीजल होगा। In any heat engine, the working substance goes through certain changes of pressure, volume, and temperature, and then return to the initial state. The complete changes through which the working substance undergoes from its initial state and back to its starting state constitute one cycle of operation। ये सिस्टम जब एक स्टेज से चलता है, यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ से यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ से यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ से यहाँ पर, तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल कहलाता है। अब जब हीट इंजन की बात करते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस की, उसकी एफिशिएंसी की बात भी हम करते होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है? तो एफिशिएंसी आमतौर पर हम ईटर से शो करते होते हैं। ये लीटर वाट है गालबन। The efficiency eta of a heat engine is defined as the ratio of the mechanical work done. Ratio of the mechanical work done by the engine in one cycle to the heat absorbed from the higher temperature source. तो डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास क्या है, ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। अब अगर इसको Q1 को Q1 में डिवाइड कर दो तो हमारे पास 1 आ जाएगा और इधर माइनस Q2 ओवर Q1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि Q1 क्या चीज़ है। Where Q1 is the heat absorbed from the source at higher temperature. Q2 is the heat rejected to a sink या cold body at lower temperature. And Q1 minus Q2 आमतौर पर ये बाद बॉक्स में इसको W से भी ज़ाहिर करते हैं, ये वर्क डन होता है। And Q1 minus Q2 is the mechanical work done by the engine in one cycle. और आम सूरतों में जब हमारे पास प्रैक्टिकल इंजन है, इसके अंदर अगर हम देखें, मोटर बाइक को देखें, कार को देखें, तो जितनी वो स्पीड बताते हैं वो उतना फासला तय नहीं करती। जितनी वो बताते हैं कि इतने आयल में इतना फासला तय करेगी, तो ऐसा नहीं होता। तो सिंस Q1 माइनस Q2 लेस देन Q1, द एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी जो है 100% नहीं होती। आप देखते हैं कि आपकी मोटर बाइक जो है वो 50 to 60 किलोमीटर करती है, 100 भी 100 किलोमीटर पर लीटर नहीं करती। यहाँ पे ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास हीट इंजन क्या चीज़ होता है और हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो किस तरीके से हम मेजर करते हैं। क्या कोई ऐसा इंजन भी है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो? इन प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। हाँ, अलबत्ता एक कार्नोट आइडियल हीट इंजन जो है ना, ये एक साइंटिस्ट है, उसने बनाया था, इंजीनियर बेसिकली, फ्रेंच इंजीनियर सादी कार्नोट, उसने बनाया था। तो उसने ये जो डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान में फ्रिक्शन होती है उसको ख़त्म किया था। उसको सपोज किया था कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वो इंजन जो है वो 100% वर्क करता है। तो इसको हम देखते हैं कि ये कार्नोट हीट आइडियल हीट इंजन क्या चीज़ है और इसकी एफिशिएंसी कैसे हम निकालते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक लेंथी है, इसको हम देखते हैं। Carnot ideal heat engine. In 1824, French engineer Sadi Carnot conceived a theoretical engine which is free from all practical imperfections। यानी जितनी भी वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फ्रिक्शन स्पेशली थी, इन तमाम से ये इंजन पाक था। इसके अंदर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होती थी। सच एन इंजन कैन नॉट बी रिलीज इन प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं है। प्रैक्टिस में आपकी चाहे जितनी भी गाड़ियाँ आपको रोड पर नजर आती हैं, आपकी मोटर बाइक, कार है, बसें, ट्रक्स वगैरह, ये सारे के सारे जो है इनमें फ्रिक्शन होती है और ये ऐसा नहीं होता। इट हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड इट इज़ एन आइडियल हीट इंजन। ये आइडियल तो हो सकता है लेकिन इन प्रैक्टिस या में ये चीज़ नहीं है। सादी कार्नोट हीट इंजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इसके कुछ पार्ट्स हैं सादी कार्नोट हीट इंजन के।
ये सिलेंडर होता है जिसमें वर्किंग सबस्टेंस होता है, फिर कंडक्टिंग सोर्स होता है हमारे पास, इसे इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, और फिर कंडक्टिंग सिंक भी होता है। क्योंकि ये इंजन जो है 4 प्रोसेस में से गुजरता है, जिसको हम 4 स्ट्रोक भी आमतौर पर कहते हैं। तो हमने देखा है कि सिलेंडर क्या चीज़ है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। तो सिलेंडर क्या है, सोर्स क्या है, हीट इंसुलेटिंग स्टैंड क्या है, और सिंक क्या होता है। अब ये कार्नोट साइकिल जो है इसका, सादी कार्नोट हीट इंजन का कार्नोट साइकिल इसको आमतौर पर बोलते हैं। कार्नोट साइकिल जो है ये 4 प्रोसेस पर मुश्तमिल है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास एक जो है ना, ये ए से बी, ये एक प्रोसेस है जिसे हम एसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। दूसरा है बी से सी, ये पार्ट जो है ये हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहलाता है। तीसरा पार्ट है सी से डी, ये हमारा एसोथर्मल कंप्रेशन कहलाता है। और चौथा पार्ट जो हमारा डी से ए है, ये क्या कहलाता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन कहलाता है। ये दो कंप्रेशन को शो करते हैं, और ये दो पार्ट जो ये हमारे एक्सपेंशन को शो करते हैं। अब ये है तो अच्छी खासी डिटेल से, लेकिन हम टाइम की मुनासबत से इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो हमारे पास एसोथर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा। एसोथर्मल एक्सपेंशन, इसमें ये बात रख रही है कि एसोथर्मल एक्सपेंशन में आपने सिलेंडर को किस चीज़ के ऊपर रखा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में किस चीज़ पे रखा, और एसोथर्मल कंप्रेशन में आपने सिलेंडर को किस चीज़ पे रखा, और एडियाबैटिक कंप्रेशन में आपने सिलेंडर को किस चीज़ पर रखा। ये चीज़ जो है ये स्पेशली अहम है कि इसमें हम, तो इस चीज़ का ख्याल करते हुए हम देखते हैं कि एसोथर्मल एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, सिलेंडर इज फर्स्ट प्लेस्ड ऑन द सोर्स सो दैट गैस एक्वायर्स द टेम्परेचर T1 ऑफ द सोर्स. It is then allowed to undergo quasi-static expansion. As the gas expands, its temperature tends to fall. Heat passes into the cylinder through the perfectly conducting base. तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये कुछ ओल्ड बुक्स हैं उसमें तो थोड़ा सा इसको इसकी डिटेल जो है वो वाज़ेह तौर पर है। तो हम देखते हैं कि लेट द वर्किंग सबस्टेंस ड्यूरिंग द एक्सोथर्मल एक्सपेंशन गोज फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट, यानी A1 P1 V1 T1 इसकी ये स्टेट वेरिएबल है, टू द स्टेट बी जिसका स्टेट वेरिएबल P2 V2 और T1 है, कांस्टेंट टेंपरेचर T1 along AB. In this process the substance absorb heat Q1 from the source at temperature T1 and does work W1 is given by Q is equal to W1 V1 लिमिट जो है वो हमारी V2 है, P dV है। अब हम देखते हैं कि PV is equal to RT क्या होता है, P is equal to RT over V। अगर P की ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा दें तो ऊपर क्या हो जाएगा, dV over V, तो ये log होता है, log V बन जाएगा। जब हम अपर और लो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये log V2 माइनस log V1 बन जाएगा, और माइनस अगर log के दरमियान में आ जाए तो V1 बन जाता है, तो V2 और V1, तो ये एरिया ए बी जी ई ए बन जाएगा। इसी तरीके से हमारा सेकंड प्रोसेस जो है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्योंकि डायग्राम हमने पहले कहा था कि इसके अंदर ये हमारे पास एसोथर्मल एक्सपेंशन है, ए बी और बी सी जो है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन है और ये भी कंप्रेशन। तो अब हम इन प्रोसेस को देखते हैं। अब दूसरा जो है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक सिलेंडर इज नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स एंड इज प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। अब इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया गया, मींस के ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस की अगर हम इक्वेशन लिखें, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, this operation is represented by the adiabatic DCs starting from the state B, P2, V2, this state variable P2, V2 or T1 है to the state, and it does some external work W2 and is given by state 2 पे जाता है तो state C पे P3 जिसका state variable P3, V3 और T2 है। In this process there is no transfer of heat and the temperature of substance falls to T2, क्योंकि हमने इंसुलेटिंग पे रखा है तो no transfer of heat होगा। तो इस सूरत में वर्क डन जो है वो W होता है, तो W2 V2 और V3 P dV के। और यहाँ पे जो ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू K के होता है। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, K हो सकता है। यहाँ से अगर P को यहाँ पे रखें तो K ओवर V गामा आ जाएगा, K ओवर V गामा। P की वैल्यू यहाँ पे K ओवर V गामा, K को बाहर निकाल दें तो V गामा आएगा, V की पावर ऊपर जाकर माइनस गामा हो जाएगी। अब इसको क्या हो जाएगा, जब आप करेंगे तो 1 माइनस गामा और 1 माइनस गामा नीचे डिवाइड हो जाएगा, कि ये तो खैर मल्टीपल हो गया है हमारे पास। और अगर हम ये रिलेशन इसका यूज करें तो P3 V3 P2 V2 ओवर 1 माइनस गामा, और P इक्वल होता है RT के, तो RT2 माइनस RT1 ओवर 1 माइनस गामा। R कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, RT1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस
बन के मैंने उसको भी बाहर लेके कैंसिल कर देते, एरिया बन जाता है हमारा PCGA। अब तीसरा स्टेप जो है वो इसका ये है कि हम इसको सिलेंडर को जो है वो रखते हैं किसके ऊपर, द सिलेंडर इज नाउ रिमूव फ्रॉम द इंसुलेटिंग स्टैंड एंड इज प्लेस्ड ऑन द सिंक। अब पहले में क्या था, हीट सोर्स पे था, दूसरे में इंसुलेटिंग स्टैंड पे था, तीसरे में जो है वो सिंक पर है। जो असल चीज़ है जिस पर हमने गौर करना है वो ये चीज़ें हैं, पहले में सोर्स के ऊपर यानी हीट अब्जॉर्ब भी हो सकती थी और रिजेक्ट भी हो सकती थी। दूसरा क्या था, इंसुलेटिंग था, हीट ना अब्जॉर्ब हो सकती थी ना उसमें से खारिज हो सकती थी। तीसरा जो है ये सिंक है। अब सिंक जो है वो हीट अब्जॉर्ब करता है, लो टेम्परेचर पे होता है। इस सूरत में अगर हम देखें, दिस ऑपरेशन इज represented by the isotherm CD starting from the state C, yes, the state variable as P3, B3, T2 and to the state D, P4, V4 और temperature T2 है। this process the substance rejects heat Q2 to the sink। अब सिंक है तो ये absorb करेगा at temperature T2 and work W3 is done on the substance given by, और work done जो है वो हमारे पास ये दिया गया है, WQ2 is equal to W3 V3 to V4 PdV, वही P is equal to RT ओवर V के, तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। और इसमें देखें तो आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है, ये V3 को ऊपर ले जाए, V4 को नीचे ले जाए तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। तो हम इसका लास्ट पे फोर्थ प्रोसेस है उसको देखते हैं, एडियाबेटिक कंप्रेशन द सिलेंडर इज नाउ रिमूव फ्रॉम द सिंक एंड अगेन प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। पहले में सोर्स पे था, दूसरे में इंसुलेटिंग स्टैंड पे, तीसरे में सिंक पे, चौथे में फिर दोबारा इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने रखा है। और इसका अगर हम वर्क डन निकालना चाहें तो हमारे पास ये चीज़, इसका वर्क डन आ जाता है। अब ये वर्क डन देखें और पिछला वर्क डन देखें तो 2 और 4 जो है ये दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वर्क इज डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, सिंस W2 और W4 आर इक्वल एंड अपोजिट दे कैंसिल ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो हम इट मींस कि हमारे पास बाकी जो वर्क डन बचेगा वो सिर्फ W1 और W3 बचेगा। तो वर्क डन बाई द इंजन पर साइकिल जो है वो हमारे पास ये Q1 माइनस Q2 W1 W2 W3 W4 W2 और 4 जीरो हो जाते हैं, W1 W3 बन जाता है। अगर हम ये वर्क डन निकालना चाहें तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये बन गया W1 ये था हमारे पास, W3 जो है वो हमारे पास ये है। और सिंस द पॉइंट्स A एंड D लाई ऑन द सेम एडियाबेट्स DA, तो इसकी रिलेशन ये बन जाता है, यहाँ से T2 और T1 ये की वैल्यू बन जाती है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे लगाना शुरू कर दें तो हमारे पास जो है एट द एंड जो है वो एफिशिएंसी क्या बनती है, तो ये बनती है Q1 ओवर Q2, और या ये T1 ओवर T2 1 माइनस T2 ओवर T1 की ये एफिशिएंसी बनती है। ये Q के साथ भी होती है और T के साथ भी होती है। बाज़ वक़्त आपको हीट के साथ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, बाज़ वक़्त आपको टेम्परेचर के साथ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एफिशिएंसी का रिलेशन था ये वाला, कि ये एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन है। अब ये एफिशिएंसी जो है इसका यानी ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, यहाँ पे T2 है और यहाँ पे T1 है। तो यहाँ पे देखें तो इस यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दिया गया है एफिशिएंसी मैक्सिमम कब हो सकती है और मिनिमम कब हो सकती है। तो यहाँ पे नीचे भी उसकी कुछ कंडीशंस जो है वो दी गई हैं आपको। इफेक्टिव वे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज क्या है, eta 1 minus T2 over T1, the efficiency eta can be increased by one of the following ways: using a heat source at constant temperature T1 and heat sink at temperature as low as possible, यानी ये कम टेम्परेचर जितना कम से कम हो सकता है हो जाए, लेकिन ये कांस्टेंट हो जाए तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो आपकी एफिशिएंसी 1, इट मींस कि 100% एफिशिएंट आपका इंजन हो जाएगा। और दूसरा भी आपका जो है वो ये हो सकता है यूजिंग अ हीट सिंक एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाए, एंड अ हीट सोर्स एट टेम्परेचर एज हाई एज पॉसिबल, और ये जो है हीट सोर्स एज हाई एज पॉसिबल, जितना टेम्परेचर से ज़्यादा हो सकता है वो हो जाए। लेकिन प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि ये पहली बात ठीक है या दूसरी बात ठीक है। In practice, it is not convenient to use the heat sink at a temperature below that of the atmosphere, क्योंकि जो हमने कहा है कि वहाँ पे हीट सिंक जो है ये 0 केल्विन पे होना चाहिए। अब 0 केल्विन तो नामुमकिन है, क्योंकि आपने अपनी गाड़ी को, अपने इंजन को रोड पे चलाना है, तो रोड का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो अगर सर्दियों का मौसम भी हो कम से कम हो तो फिर भी 23-32 तक तो ये होता है, वैसे होता है, नॉर्मली होता है। आजकल के दिनों में तो ये 45 के करीब पहुंचा हुआ है तकरीबन कुछ एरियाज में।
तो लिहाजा ये बात तो मुमकिन नहीं है। ये दूसरी बात जो है ये मुमकिन है कि हम जो हीट सोर्स है वो एज हाई एज पॉसिबल हम रख सकते हैं। Therefore, the more effective way to increase the efficiency is to use heat source at temperature as high as possible। तो यहाँ पर ये हमारे इस लेक्चर का इख्तिताम होता है। इसमें हीट इंजन और कार्नोट हीट इंजन को हमने देखा है। अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से रब्ता करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।